हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ सीटेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है। तो बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है? बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो जो सेकेंड ऑप्शन है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटतम विकास का क्षेत्र क्या है? बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिगम कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। ठीक है, तो निकटतम विकास का क्षेत्र है किसके द्वारा दिया गया था? वाइगोस्की के द्वारा। इसको हम क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जहाँ तक बच्चा खुद पहुँच सकता है और जहाँ तक किसी वयस्क व्यक्ति की मदद उसे पहुँचा सकती है, वो जो दायरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिजिटल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला। ठीक है, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीयता सोच में आबद्ध हैं, संरक्षण वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता क्रम में सक्षम नहीं है, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो जो जीन प्याजे की फोर्थ स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हो जाता है। तो यहाँ पे वही पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है, दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यंत्रीय उपदेश अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंधों और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो ये जो है कौन सी स्तर है? सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः संबंधित अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? बुद्धि का प्रकार, अंतः स्थिति, अनुपालन संभावना। तो पहला ऑप्शन दिया है स्थानिक मनोवैज्ञानिक, अंतरावैक्तिक विक्रेता, भाषिक बुद्धि जो है मूर्तिकार, शारीरिक गतिक संवेदना, खिलाड़ी। तो इसमें आपको बताना है कि जो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मैथ सही खाता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? स्थानिक यानी कि स्पेचुअल जो बुद्धि होती है वो किस में पाई जाती है? मूर्तिकार होते हैं उनमें पाई जाती है। तो ये तो ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्योंकि स्थानिक बुद्धि मनोवैज्ञानिक में थोड़ी पाई जाती है। यहाँ पे सेकेंड दिया हुआ है अंतरावैक्तिक, और इसका किस में दिया हुआ है? विक्रेता में। तो इंट्रापर्सनल यानी कि खुद को समझने की जो क्षमता होती है, जैसे कि जो महात्मा वगैरह होते हैं, जो संत होते हैं जैसे कि महात्मा बुद्ध, तो उनके अंदर ये जो बुद्धि होती है वो पाई जाती है। तो ये भी ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है। तीसरा दिया हुआ है भाषिक। भाषिक का क्या दिया हुआ है? मूर्तिकार। तो भाषिक बुद्धि मूर्तिकारों जो होते हैं उनके अंदर नहीं पाई जाती, बल्कि ये नेताओं के अंदर होती है, या फिर जो समाज सेवक होते हैं उनके अंदर, कवि के अंदर ये बेसिकली पाई जाती है। तो ये भी जो है इसका सही मैच नहीं है। शारीरिक गतिक संवेदना
किसके साथ दिया हुआ है, खिलाड़ी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक गतिविधि किस में पाई जाती है, खिलाड़ियों में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका राइट आंसर है। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चों को संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चे में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। ठीक है, तो जो लेव वाइगोस्की थे उनका ये कहना था कि जो भाषा है वो एक सड़क की तरह है जिस पर विचार की क्या होती है, सवारी निकलती है। यानी कि जो हमारी लैंग्वेज होती है वो ये निर्धारित करती है कि किस प्रकार के विचार जो है हमारे माइंड में आएंगे। तो ये भाषा को बहुत अधिक महत्व देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भाषा अधिग्रहण यंत्र, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये किसके द्वारा दिया गया है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रही हूँ यहाँ पे, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं तो यहाँ पे बताऊँगी बाद में। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। अभिभावकों की प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन में बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन होता है वो क्या करता है, बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह बच्चे की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में भी सहायता करता है। बच्चे कितना अच्छी तरीके से समझ पाया उस चीज़ को, जब हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो इसके थ्रू हमें ये चीज़ें पता चलती हैं और हमने उसे किस तरीके से समझाया, कहाँ तक बच्चा समझ पाया। टीचर इस चीज़ का भी अपने खुद के शिक्षण विधि, शिक्षण जिन तरीक़ों का वो प्रयोग करता है शिक्षक, उसका भी वो मूल्यांकन कर सकता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िबद्धता को कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आप जो है क्रियाकलाप के लिए एक मिश्रित समूह बनाइए जिसमें कि लड़के और लड़कियाँ दोनों ही सम्मिलित हों और वो अपने में आपस में विचार विमर्श करें तथा उनको जो है प्रोत्साहित किया जाए। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो हमारे समाज में बहुत पहले से ही जेंडर स्टीरियोटाइप चला आ रहा है, तो ये इतना जल्दी तो ख़त्म होने वाला नहीं है, धीरे धीरे ही ख़त्म किया सकता है। बट हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हम जेंडर स्टीरियोटाइप जो शब्द होते हैं उनका कम से कम प्रयोग करें। बट क्या कर सकते हैं, घरों में भी वही देखने को मिलता है, हमारे स्कूल, सोसाइटी, सारी जगह तो वही चीज़ें भरी पड़ी हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत करती हैं। बाकी तो आप लोग खुद ही समझदार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए। एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा। ठीक है, जो भारत है वो क्या है, एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। यहाँ पे अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, बहुभाषिक देश है। तो इसको हम
को कैसा समझना चाहिए, एक गुण और साधन के रूप में, ठीक है। मल्टीलिंगुअल जो क्लासरूम होता है उसको कैसा समझना चाहिए, एक गुण और साधन के रूप में। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, कि अध्यापक क्या है, फ्लेक्सिबल है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीचर को क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे बच्चे की ज़रूरत है, जैसे बच्चे की नीड है उसके अनुसार खुद को चेंज करना एक टीचर का जो है, एक अच्छे टीचर का बहुत ही अच्छा गुड क्वालिटी उसके अंदर मानी जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, बीएफ स्किनर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ड को आप ध्यान से पढ़िए, आपको क्वेश्चन करने में किसी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन जो है हमेशा ही पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको मल्टीपल टाइम जो है एक ही क्वेश्चन रिवाइज मिलेगा, बस लैंग्वेज थोड़ी बहुत इधर उधर होती है। एक ही टॉपिक से क्वेश्चन जो है अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो क्या दिया हुआ है, सांस्कृतिक उपकरण यानी कि कल्चरल टूल्स, जिसकी बात कौन करता है, लेव वाइगोस्की, ठीक है, हमारे लेव वाइगोस्की जो सर हैं वो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे चाचा जो है वो इसकी बात नहीं करते। पियाजे चाचा किसकी बात करते हैं, वो तो हेरिडिटी की बात करते हैं, आनुवंशिकता की बात करते हैं। कल्चरल टूल की बात कौन करता है, लेव वाइगोस्की। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमी नक्शे और चार्ट, बोलती पुस्तकें, स्पर्शनीय सूचना पट, छोटी मुद्रा वाली कार्य शीट, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, उपयुक्त नहीं है, यानी जो 3 ऑप्शन है वो क्या है, सही है, बट एक ऑप्शन जो है वो गलत है। किसके लिए, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी के लिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो है हेल्प करेंगी, जो कि बच्चा आंशिक दृष्टि का मतलब जो थोड़ा बहुत चीज़ों को देख सकता है, उसके लिए तीनों ही चीज़ें हेल्प करेंगी। बट अगर बच्चे को चीज़ें जो है वो थोड़ा ही बहुत देख पा रहा है और उसको हम छोटी पुस्तकें पढ़ने के लिए दे दें तो वो कैसे पढ़ पाएगा, ठीक है। तो आप ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा हुआ है। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार हैं। बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। बच्चों को अक्षमताओं के आधार पर उनकी समस्याओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रावधान करना। दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देशों उपलब्ध कराकर, रटने पर आधारित परीक्षा देकर। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण
से उनकी जटिल एवं उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। इसमें क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, विद्यार्थी को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाने और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर जो बड़े बड़े ऑप्शन दिए हैं, इनमें होता कुछ नहीं है, बस ये दिखाने के लिए बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को देखकर बिल्कुल भी जो है डरना नहीं है कि ये ऑप्शन हम नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ईजी होते हैं। तो आपको इनको अच्छी तरीके से पढ़ करके करना है, बहुत ईजिली इनका आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रभावशाली नहीं है कौन सी पद्धति। तो तीन तो जो है वो क्या है, पॉजिटिव दिए हुए हैं, बट एक क्या है यहाँ पर निगेटिव दिया हुआ है। तो अगर नहीं पूछा है तो वही वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही, आप तो खुद ही तेज हो, तो ऐसे ही कर ले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। सीटेट का एग्ज़ाम कोई उतना बड़ा भी एग्ज़ाम नहीं होता है, हाँ फिर भी है। अभी अब तो ऑफलाइन हो गया, अब तो चीज़ें ठीक हैं, तो आप कर ले जाओगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवैगिक अवस्था डैश का कोई प्रभाव नहीं होता कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है का कोई आपसी संबंध नहीं है कि भूमिका नगण्य है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप खुद से बताने का जो है प्रयास कीजिए, सेकेंड वाला। ठीक है, वैसे तो आप लोग बहुत तेज हो। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएं। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनकी योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को मतलब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो नामांकित, ये तो नामांकित करके उनको योग्यता आधारित समूह बनाना चाहिए, ये तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, तो जहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है, जिस भी ऑप्शन में, वो ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो जाएगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन गलत है, दूसरा वाला ऑप्शन गलत और चौथा वाला भी ऑप्शन गलत। अब हमको पहला और तीसरा में बताना है। ठीक है, पहला और तीसरा में क्या करना है, बताना है। तो देखते हैं पहला और तीसरा में क्या क्या दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाए। तो ये तो ऑप्शन जो है सही है। तीसरा क्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो। तो ये भी ऑप्शन जो है सही है। चौथा क्या दिया है, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना। मानक विधि तो जो है जहाँ पर आ जाए वो ऑप्शन गलत ही है। विविधता की उपेक्षा, यहाँ पे तो दो निगेटिव वर्ड दिए हुए हैं, तो फोर्थ वाला ऑप्शन भी जिसमें है वो भी गलत है। सेकेंड वाला ऑप्शन जिसमें था वो तो गलत था ही। तो बचा क्या, पहला वाला ऑप्शन बचा, तो वही इसका राइट आंसर है। अगर हमको क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है तो हम ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। देख रहे हो आप कितना इजी एग्जाम है। अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है, जटिल, सक्रिय, सरल, रैखिक, सरल, व्यक्तिगत, जटिल, निष्क्रिय। इसको तो आप लोग खुद ही बता सकते हो। अधिगम क्या है, एक जटिल और
सक्रिय प्रक्रिया, यही तो है इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश चाहिए, टालना, उपेक्षित करना, समझना, अनदेखा करना। तो आप पहले ही देख सकते हो कि यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है वो पहले ही निगेटिव दे दिया है, आंसर तो अपने आप मिल रहे हैं। तो आप देखिए ना कि थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे जो है राइट आंसर हो गया। आप आंसर बहुत ही आसानी से खोज सकते हो, बस आपको क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बार बार पढ़िए, 2 से 3 बार जो है उसको समझने की कोशिश कीजिए, आपको क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, आंसर अपने आप पता चल जाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के, सहयोगी, प्रतिस्पर्धिक, सहयोगी, भयावह, सुसाध्य, प्रतिस्पर्धिक, सुसाधक। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पूछा है कि अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। तो हमें किस प्रकार के वातावरण की रचना करनी चाहिए? सहयोगी वातावरण की। यहाँ पे आप ऑप्शन को रख करके भी देख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन को रख करके भी देख सकते हो। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगी वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण के। तो ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर जो है राइट हो जाएगा? पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा हो। यानी कि विद्यार्थी को स्कैफ होल्डिंग देना, जब वो कोई नई चीज़ सीख रहा हो। स्कैफ होल्डिंग का मतलब क्या? थोड़ा सा सहारा, या फिर जो है उसको थोड़ा सा सहारा देना, बाद में उन चीज़ों को वहाँ से हटा लेना। जैसे कि अगर कोई बच्चा, जो खिलौने नहीं होते हैं जो ऐसे जोड़ने पजल्स होते हैं, जब वो जोड़ रहा है तो अगर वो एक चीज़ उसमें से हट गया, मतलब हाथी बना रहा है, अगर उसका जो उसको पैर उसको नहीं लगाने आ रहा है, तो आप क्या किए, उसको एक बार लगाना बता दिए, वो अगली बार खुद से लगा लेगा। तो यही तो है स्कैफ होल्डिंग। जब बच्चा कोई नई कौशल सीख रहा है, आप अगर उसको थोड़ा सा सहारा दे दें तो वो और बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बच्चे प्रत्येक को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। बच्चे आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं, उनमें अन्वेषण, छानबीन की लालसा होती है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? आप देखिए, फिर से देखिए, जो नहीं वाले क्वेश्चन हो ना, आप उनको 1 से 2 बार रीड करिए, क्योंकि इसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि सही नहीं है, यानी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि क्या है, सही हैं। 3 ऑप्शन जो क्या है, सही है। तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है, बट दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है और वही जो है सही है। तो क्योंकि इसमें नहीं पूछा हुआ है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन जो है गलत, मतलब सही है, क्योंकि नहीं पूछा हुआ है। तो बच्चों को विद्यालय में असफल होना प्रस्तावित करता है कि बच्चे वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं को और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और उन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने
बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विद्यालय, बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या करता है, निर्दिष्टित करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को पूरा करने में समर्थ नहीं है। क्योंकि अगर बच्चा फेल हुआ तो इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, इसमें सिस्टम की गलती है, सिस्टम फेल हो गया हमारा। यानी हमने जो अप्रोच, जो तरीके अपनाए थे पढ़ाने के, वो क्या हुआ, वो गलत साबित हो गया। हमने बच्चों को सही ढंग से शिक्षा प्रदान नहीं कर पाए, उसका इंटरेस्ट जो है उसके अंदर नहीं क्रिएट कर पाए, तो हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है, न कि बच्चे में। क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में क्या है, बच्चा भगवान का रूप है, बच्चे में कोई कमी नहीं हो सकती, हमारे सिस्टम में कमी होती है। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया और अपेक्षा कर सकते हैं कि संज्ञानात्मक क्रियाकलापों के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है कि उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है, बच्चों का ज्ञान भंग हो सकता है और यह प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न, रुकावट पैदा करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। अध्यापक केंद्रित, प्रगतिशील, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी। तो अध्यापिका क्या कर रही है, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम का निर्माण कर रही है, क्योंकि वह शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित कर रही है। यानी क्या कर रही है, वो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम का निर्माण कर रही है। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम और सुनिश्चित समय में होता है। विकास सुरुचिपूर्ण, सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशी प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो आप लोग विकास के बारे में पढ़े ही हो कि विकास क्या होता है, एक क्रम और सुनिश्चित समय में होता है। ये बात, संसार में सभी बालकों का विकास एक क्रम और एक सुनिश्चित समय में, एक क्रम में तो होता है बट एक सुनिश्चित समय में नहीं होता है, ये तो गलत बात है। विकास सुरुचिपूर्ण, सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है, ये भी गलत है। विकास सरल और एक दिशीय प्रक्रिया, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि विकास क्या है, मल्टी डायमेंशनल होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही बचता है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। ठीक है, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तो यहाँ पे क्या पूछा है, मिडिल चाइल्डहुड। ठीक है, पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। तो इसमें क्या होता है, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त होता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है कि बहुत कम भूमिका है, प्राथमिक कारक है, द्वितीयक कारक है। तो जब मैंने इसके पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सॉल्व कराया था उसमें बताया था कि जो हमारा विद्यालय होता है वो कभी भी प्राथमिक कारक नहीं हो सकता, वो हमेशा द्वितीयक कारक के ही अंतर्गत आएगा। और जो हमारी फैमिली होती है वो हमेशा प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगी। तो विद्यालय क्या है, बताइए आप लोग, क्या है, द्वितीयक कारक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सामाजिकरण से एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, तो आप इस पर स्टार कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चे का चिंतन
गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। किसने बताया था कि जो बच्चे का चिंतन होता है गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? किसने बताया था? जीन पियाजे ने। उनका कहना था कि जो बच्चे जो चिंतन करते हैं उसकी मात्रा तो सेम हो सकती है, यानी जितना चिंतन एक वयस्क व्यक्ति करता है उतना चिंतन एक बच्चा भी कर सकता है, बट उसका जो है गुण अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है जो एक वयस्क व्यक्ति है वो अपने ऑफिस के कार्यों के बारे में सोच रहा है, अपने घर के बारे में सोच रहा है, बट जो छोटा बच्चा है वो अपने खिलौनों के बारे में सोचेगा, चॉकलेट्स के बारे में सोचेगा, जो उसको पसंद होगा वही तो उसके बारे में सोचेगा। तो क्या उनके गुणों यानी उनकी क्वालिटी अलग अलग हो सकती हैं, बट उनकी जो है क्वांटिटी, उनकी मात्रा जो है सेम हो सकती है। तो इसके बारे में किसने बताया था? जीन पियाजे ने। ठीक है। अगर आपको जो है इस पूरे जो जितने मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, अगर इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, वहाँ पर आपको इसका जो है पीडीएफ, ये पूरी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये थे आज ये कुछ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।